हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करते हैं जीएस पेपर 4 के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शंस भी है और काफ़ी नंबर का भी कहते हैं ना, परिवर डेविएशन कहो या फिर भिन्नता रहती है। किसी को 90 या इतने नंबर आते हैं और किसी को 130-40 तक भी देखने को मिला है ना। तो ये कितने नंबर का 50 नंबर का गैप क्रिएट होता है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इस GS 4 के बारे में बात करेंगे। जीएस की सीरीज चल रही है और इसमें से ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें अपन 50% प्लस स्कोर, जो हमारे हिंदी मीडियम का सबसे बड़ा कोर एरिया देखना था वो देखो। पहले ये संसाधन के रूप में मैं देख सकता हूँ, तो हम लोग नोट्स का बात करता हूँ मैं, या कोई बुक है एक उठा लीजिए जो भी आपके पास। जैसे मैंने लक्ष्यकन पढ़ा था, उसके बाद भी बहुत सारे नोट्स वगैरह भी देखे हैं। किसी टॉपर्स के भी नोट्स हो तो वो भी अगर थोड़ा मैं बता देता हूँ कि जैसे कौन कौन से टॉपिक्स है, क्या क्या कैसे कैसे करना है, उस लेवल का आपको तैयार करना है। फिर उसका अप्लाइड रूप से कैसे आप मेंस एग्जाम में यूज कर पाओ, उसके बारे में भी हम इस पूरे डिस्कशन में मैं ट्राई करूँगा कि आधे घंटे में सब कुछ आपको डिस्क्राइब करके आराम से समझा पाऊँ। मेरा यही टारगेट रहेगा इस जो क्लास का हो या वीडियो में। ठीक है, फिर पहला यही है क्या प्रिपेयर करना और कैसे करना। ठीक है, 7 चैप्टर है, तो 7 चैप्टर में पहला क्या है, मानव संबंध से रिलेटेड है। इथिक्स का जो बेसिक्स है, ठीक है, बेसिक्स है एथिक्स का, जो नीति शास्त्र है उसका बेसिक्स बात बताई हुई। ठीक है, तो नीति शास्त्र मतलब आपको जो भी है एक ऐसा कुछ स्टैंडर्ड कहे, मानक कहे, उसका अध्ययन किया जाता है जो सही या गलत के बारे में बताता है। फिर वो सही व्यक्तिगत हो गया, प्रोफेशनल में आगे, अगर हम व्यावसायिक रूप में आगे वहाँ पे हो गया, सामाजिक रूप से हम लोगों से कनेक्टेड है वहाँ पे हमारी क्या नैतिकता होनी चाहिए, या फिर हम अगर वैश्विक, हम एक वैश्विक नागरिक है उसका, नेशनल लेवल का उसका नैतिकता। इन सभी के रिलेटेड जैसे राष्ट्रीय नैतिकता की बात की जाए, हम लोग अगर हम एक, आपको पहले ही ओपन क्वेश्चन पूछा था, तो राष्ट्रीय नैतिकता क्या, हम किसी देश के राष्ट्र या हम किसी देश के नागरिक है तो हमें उसके लिए क्या नैतिकता का फॉलो कर। इस नैतिकता के बारे में बात करूं तो आपने राष्ट्रीय जो धरोहर है या राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम, अपमान निवारण अधिनियम 1971 है, उसमें कुछ बताया गया है कि हम लोग कुछ कुछ जो सिंबल है उनके साथ गलत नहीं कर सकते। बाकी यहाँ का कानून व्यवस्था, उसकी जो क्रक्स है, जो इसका क्रक्स है या जो उसका नैतिकता है, जो उनके पीछे का भाव है, वो क्या है, हम क्या उसके लिए, मतलब हम अपने देश के लिए क्या, जो मिनिमम रिक्वायर्ड से बढ़कर जो मैक्सिमम अधिकतम, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखना है एथिक्स हमेशा मैक्सिमम के ऊपर फोकस करता है। हम बेहतर से बेहतर देश बनाने के लिए क्या क्या कर, हम अपने राष्ट्र को और बेस्ट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं वो, तो वही नैतिकता के पॉइंट आएंगे, समझ में आए। तो उसके लिए आप हमेशा इस एक्ट का जरूर रेफरेंस देते हो, किसका है, जो 1971। वहीं दूसरा क्या है, ये मैंने पहले बोल दिया लेकिन ये सेकंड नंबर पे। पहली बात क्या आएगा, कर्तव्य, जो हमारे कर्तव्य है 51 एक, इसको हम जिस देखेंगे कि ये हमारे मोड़ पे। फिर बाकी संवैधानिक नैतिकता बोला गया है भीमराव अम्बेडकर जी के बारे, उसमें हमने क्या बोला, वो कर्तव्य हो गया, सॉरी प्रस्तावना भी हो गई, मैं बाद में बोल रहा हूँ। ये प्रस्तावना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना भी बताते हैं ना, जैसे हम बंधुत्व की बात करें, ये हम एकता को, अखंडता को कैसे सुनिश्चित करें, ये सभी चीजें हमारे नैतिकता में आती है, जो राष्ट्रीय नैतिकता में आएगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो नैतिकता का मतलब क्या है, तो नैतिकता इस टाइप। तो पहला ये जो हम लोग अगर सिलेबस की बात करें, नीति शास्त्र तथा मानवीय ससंबंध, नीति शास्त्र क्या है, दोनों ससंबंध क्या है, मानवीय जो क्रियाकलाप है या गतिविधियां है उनमें नीति शास्त्र का सार क्या है, उसके सार तत्व क्या है। नीति शास्त्र का निर्धारक कौन है, निर्धारक दो टाइप के, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। निर्धारक एक एक्टिविटी हुई, उसका निर्धारक क्या है, इथिक्स सही है, और दूसरा निर्धारक ये है कि इथिक्स इन जनरल कैसे स्टेब्लिश हुई, इसका स्रोत क्या है, ये हो गया नीति शास्त्र के आयाम क्या है। निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र क्या है, मानवीय मूल्य, महान नेताओं से सुधारकों, प्रशासकों, इन तीनों जो बड़े बड़े लीडर हैं उनके बारे में, जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा क्या मिली, मूल्य विकसित करने में परिवार हो गया, समाज हो गया, और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका क्या है। तो हम लोग इन सब चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये मोटा मोटा है मनोविज्ञान से रिलेटेड टॉपिक है,
किससे रिलेटेड है? मनोविज्ञान से। तो थोड़ा आपको बेसिक मनोविज्ञान का कि एक बच्चा जब छोटे से बड़ा होता है तब तक किस ग्रुप समूहों से, लोगों से कनेक्ट होता है। कहाँ से? दो टाइप के हो सकते हैं, एक औपचारिक हो गया, ठीक है, एक हो गया ऑफिशियल कहो, एक अनऑफिशियल कहो। अनऑफिशियल में पूरा परिवार हो गया, समाज हो गया, ऑफिशियल में शिक्षा हो गई, व्यावसायिक संगठन हो गया, राष्ट्र हो गया, राजनीतिक व्यवस्था हो गई, ये सब हो गया। तो इस टाइप में वो बच्चा कहाँ कहाँ से क्या क्या सीख सकता है, इनके बारे में बेसिक समझने की कोशिश करो, किसका कितना इंपॉर्टेंस है, क्या चीज़ें हैं, कैसे रेगुलेट करता है। हो सकता है आपको आने वाले टाइम में क्वेश्चन कुछ पूछ ली, तो हम लोगों को ये सभी अप्लाइड में यूज करना है। तब हम लोग जैसे मान लो कभी हमें सजेशन पूछा जा रहा है कि हम अपने नागरिकों को कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पॉइंट लिख सकते हैं कि देखो परिवार का क्या योगदान है मूल्य विकास में, एथिक्स के डेवलपमेंट में, तो वहाँ से पॉइंट। फिर शिक्षा का क्या हो सकता है, पॉलिटिकल सिस्टम का क्या हो सकता है, नेशन का क्या हो सकता है, जो हम लोग कभी कभार एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो कोटेशन यूज करते हैं कि हमें अगर एक अच्छा देश बनाना है तो उसके लिए 3 लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, माता पिता और गुरु जी। वो सब चीज़ें हमें इस तरह से यूज करना है। एक क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए उसको कैसे तोड़ के देना, तो उस लेवल की हमें इस टॉपिक से समझ विकसित करनी है। फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया। फिर सेकंड चैप्टर है हमारा अभिवृत्ति। अभिवृत्ति क्या होती है, आपको अगर मैं छोटा सा बेसिक्स बताऊं तो अभिवृत्ति जिसको एटीट्यूड बोला जाता है, ठीक है। एटीट्यूड का मतलब होता है कि जैसे आपने कुछ भी विचार हो, विषय हो या कुछ भी, वो आपके फर्स्ट जैसे ही दिखे, ये जो बोला तो सुना, जो भी मतलब आपने जितनी भी पांच है ना ज्ञानेंद्रिय, ठीक है, आपने पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो आपको पता चला, मतलब जिसका जो भी उद्दीपन मिला, जो स्टिमुलस मिला, ठीक है, उस फर्स्ट आपका रिएक्शन क्या था। तो इसके 3 ABC बोला जाता है, संरचना पढ़ते तब। पहला अफेक्शन हो गया, बिहेवियरल हो गया, कॉग्निटिव। तो पहला कॉग्निटिव होता है, CAB मॉडल बोला जाता है, ABC से ज़्यादा CAB ज़्यादा है। पहले कॉग्निटिव मतलब कि हमने समझा, फिर आएगा भावनात्मक कॉन्सेप्ट की भावना के रूप में लगेगा यार ये गलत है, सही है, ऐसे। फिर तीसरा उसी से रिफ्लेक्ट होगा, व्यवहार करने की टेंडेंसी आएगी। तो ये सब तीनों सेक्शन पे बात किया है, ठीक है। तो अभिवृत्ति से रिलेटेड क्या क्या पूछा जाए, एटीट्यूड है तो उसका कंटेंट या सारांश पूछा है, फिर संरचना पूछी है, वृत्ति पूछी है, वृत्ति का मतलब यहाँ पे फंक्शंस मतलब काम क्या है, उसका क्या काम होता है। फिर वही विचार है, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव हो गया, जैसे आप विचार है, अभिवृत्ति और विचार से रिलेटेड कैसे है, आचरण पे इस पे क्या प्रभाव पड़ता है, प्रभाव और संबंध भी पूछा है कि ये अभिवृत्ति और विचार में क्या रिलेशन है, इसका क्या कितना इम्पैक्ट, और वही आचरण से कितना इम्पैक्टफुल होता है, ये बात हो गई। फिर हो गया नैतिक और राजनीतिक अभिवृत्ति ही है, एटीट्यूड है, मोरल एटीट्यूड हो गया या पॉलिटिकल एटीट्यूड, इन दोनों के बारे में। इसका ट्रांसलेशन अभिरुचि लिखा हुआ नहीं, अभिरुचि नहीं, अभिवृत्ति है। पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड, जैसे विचारधारा हो गई किसी पार्टी की विचारधारा होगी, ठीक है, या जैसे किसी, देखो विचारधारा जैसे समाजवाद हो गया, किसी को पसंद है, किसी को वेलफेयर स्टेट पसंद हो सकता है, किसी को हो सकता है आज भी सैन्य शासन पसंद हो सकता है किसी को डिक्टेटरशिप पसंद है। ये विचार किसी व्यक्ति का क्या है, कौन से विचारधारा से है, कौन सी पार्टी हो गई, कौन सा प्रकार का नीतियाँ पसंद है, तो ये मोटी मोटी बातें हैं वो एटीट्यूड में है। फिर लास्ट में है कि एटीट्यूड को चेंज कैसे किया जा सकता है, उसमें 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो सामाजिक प्रभाव 3 टाइप के होते हैं, वही अनुपालन, अनुरूपण, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। और दूसरा है परसुएशन। क्या है परसुएशन, ये क्या होता है कि इसमें परसुएशन अगर मैं छोटी सी डिफाइन कर दूँ, अब मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। परसुएशन का मतलब है आप किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा अच्छी सी बातें बता के, मतलब आप उसके ऊपर आपका गलत इंटेंशन नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। गलत इंटेंशन के लिए फिर उल्टा चला जाएगा, वो फिर होगा मैनिपुलेट करना होता है। लेकिन परसुएशन में आपने अच्छी अच्छी बातें बता के, किसी चीज़ की पॉजिटिव चीज़ें बता के, नेगेटिव पॉजिटिव एनालिसिस करके सामने वाले को संतुष्ट करना कि ये बात सही है, या सामने वाले को किसी व्यवहार के लिए उसको मनाना
कि नहीं ये मेरे हिसाब से ये बेसिक चीज़ें है और इसके चलते ये बात ज़्यादा परफेक्टली सही है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं परसुएशन। ठीक है, मतलब किसी भी व्यक्ति को मनाना कि ये बात सही है। ठीक है, तो परसुएशन के बारे में इसका मतलब कौन कौन सी चीज़ें वो आप इम्पैक्ट करती है, प्रभाव क्या होगा, क्या क्या मेथड्स है जिसके द्वारा ये सब किया जा सकता है, तो मोटा मोटा हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये हो गया अभिवृत्ति से। फिर सिविल सेवा में बुनियादी जो अभिरुचि है उससे रिलेटेड मूल्य कौन कौन से, मूल्य में जो भी 5-7 बताए हुए उनके बारे में बेसिक जानकारी रखेंगे। इसकी अभी हम इसको इनकलकेट कैसे करेंगे और ये इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा गवर्नेंस में या जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में उसमें क्या इम्पैक्ट रहेगा, तो इसके बारे में हम लोग बेसिक जानकारी रखेंगे। ठीक है, जो अभिरुचि है, अभिरुचि क्या है पहले ये बताएंगे, फिर अभिरुचि को जो सिविल सर्विस है, जो सिविल सेवा है उसमें कैसी अभिरुचि की ज़रूरत है। ठीक है, और इसका कैसे विकास किया जा सकता है पहले ये हो जाए, और अभी सरकार इसको कैसे कर रही है, सरकार के कुछ कदम। ठीक है, और नेक्स्ट हो गया जो मूल्य है, मूल्य कहाँ से डेराइव वो कमेटी वगैरह वो करो, फिर उसका उन मूल्यों के बारे में जो जो वैल्यूज है, जो जो वैल्यूज है, जैसे पारदर्शिता। ठीक है, मान लो पारदर्शिता है तो पारदर्शिता का विकास कैसे होगा। ठीक है, फिर दूसरा है इसका महत्व क्या है, इसका आधार भी अगर बेसिक याद रखे कि आधार क्या है, तो वो अपन अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला सेक्शन वो लास्ट में पढ़ेंगे उसमें भी देख लेंगे। तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके रिलेटेड क्या होगा, आप पहले कंसेप्ट ला याद करो, इसका इम्पोर्टेंस यानी यूटिल उपयोगिता क्या है, प्रशासन में उपयोग कैसे किया जाए, प्रशासन और गवर्नेंस में, यही इसकी बेसिक्स ध्यान रखो। उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है, और फिर इनका इम्पोर्टेंस क्या है, इतना बेसिक जानो। और डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है और उसका खुद का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इसके पब्लिक लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, प्राइवेट लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में क्या इंपॉर्टेंस है, उस टाइप में हम लोग इसका मैनिपुलेशन कैसे हो सकता है, आज के रिलेटेड इसमें क्या थ्रेट आ रहे, थोड़ा बहुत ये भी ध्यान रखना। तो मोटा मोटा इमोशनल इंटेलिजेंस भी यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, फिर आ गया नेक्स्ट 5वां चैप्टर, लेकिन हम इसको शिफ्ट करके सब सीधा 6ठे में चले जाता है। उसमें क्या है, लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा, मूल्य और नीति शास्त्र। देखो लोक प्रशासन में 5वां बाद में बताता हूँ, लोक प्रशासन में क्या है, एथिक्स और उसमें मूल्य बताओ इस बारे में। ठीक है, लोक प्रशासन में एथिक्स और मूल्य। हम लोग इसके ऊपर बात करें तो नीति शास्त्र में इनके बारे में, लोक सेवा में जो मूल्य होगी इनके बारे में बात करें तो उसमें कुछ मोटा मोटा अभी हाल फिलहाल स्थिति क्या है लोक प्रशासन में एथिक्स की। ठीक है, स्थिति बताओ अभी, और स्थिति में भी बता दो कि गवर्नमेंट अभी जो चल रही है उसमें एथिक्स का क्या स्टेटस है। फिर दूसरा है कि समस्याएं क्या क्या आ रही है एथिक्स में। ठीक है, तीसरा हम लोग समस्याओं में हम लोग इथिकल बातें करनी है, यहाँ पे किसी भी कॉन्क्रीट या उस बात में इथिकल, यहाँ पे बेसिक आपको एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा सा हम लोग इथिक्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट करके उस तरह से बात करेंगे। फिर स्थिति समस्या होगी, सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं क्या क्या है, नैतिक दुविधा क्या है, नैतिक दुविधा के बारे में बताओ और उनके बारे में डिस्कस करो। मार्गदर्शन, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि हो गई, नियम हो गया, विनियम हो गया, अंतरात्मा हो गई, इनके भी रूप में हमने पहले अंतरात्मा को समझा, विनियम इनको भी समझा, ये कैसे ऐसा हो गया। फिर उत्तरदायित्व हो गया, या उसके साथ साथ नैतिक शासन दोनों है, शासन व्यवस्था में नीति परक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण कैसे होगा, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैसे हम गवर्नेंस में जो नैतिक मूल्य है उनको इनकलकेट करेंगे ताकि वो लोग जो प्रशासन में लोग वो नैतिक मूल्यों को कैसे उसका यूज करें, तो उसके रिलेटेड कुछ पढ़ना है। फिर ये जो हेडिंग में बोल रहा हूँ या जो सिलेबस बोल रहा हूँ इसको आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नीति व्यवस्था, जो निधि व्यवस्था, सॉरी नीति नहीं, निधि व्यवस्था, फंडिंग होती है उसमें नैतिक मुद्दे क्या क्या है,
फिर थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का थोड़ा बेसिक ध्यान रखना, कि जैसे मान लो कोई, आपको पता होना चाहिए शेयर होल्डर कौन होता है, मैनेजमेंट कैसे होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, बोर्ड ऑफ BOD ये कौन होता है, फिर इसमें ऑडिटिंग क्या होती है, कैसे होती है, ये सब इनके बारे में आपको बेसिक्स मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो अब का ये छठा सेक्शन हो गया। फिर आया सातवां में क्या, शासन में ईमानदारी, प्रोबिटी थोड़ा ईमानदारी उनसे थोड़ा ऊपर है, सुचिता लेवल पे बोला जाता है। तो ये सुचिता इस लेवल तक की आपको गवर्नेंस में सुचिता लेके आनी है, शासन व्यवस्था सुचिता। तो वही लोक सेवा की अवधारणा को बताना, पहले शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार बताना। तो वो आप लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग अगर बौद्धिक जो साहित्य है, बौद्ध धर्म है, उसमें भी देख सकते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में। अर्थशास्त्र जो कि हमारे जो कोटिली यानी कोटिली जी ने दिया है वो हो गया। तो बेसिक चीज़ें यहाँ से हम तैयार करेंगे, उनका हो गया। फिर हम लोग होब्स की थ्योरी है कि जो सामाजिक समझौता की, वो उसमें वो आधार देख सकते हैं, सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यूटिलिटेरियन थ्योरी हो गया, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों। फिर नेक्स्ट है कि भारत में जो सरकार है, सरकार में सूचना का आदान प्रदान हो गया, पारदर्शिता हो गया, सूचना का अधिकार। उस एक्ट में भी बेसिक चीज़ें जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ अपवाद होंगे उनको देखो, क्या अधिकार है उनको देखो, उनसे रिलेटेड जो जो सेक्शन है उनको अच्छे से याद करो। और फिर आ गया कि नागरिक घोषणा पत्र, जो आपने वहां से पढ़े, सॉरी आचरण संहिता हो गई, उसके बारे में पढ़ो। नैतिक आचरण संहिता, एक आचरण संहिता, उसको इथिक कोड ऑफ इथिक्स होता है, ठीक है, इथिक्स, कोड ऑफ इथिक्स और आचरण संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट है, ये क्या है, कानून के आधार पे है, लेकिन ये क्या है, इथिक्स के। यहाँ पे ये करना आपकी नैतिकता को बताता है, ये आपको करना कंपलसरी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इसका, आप पढ़ोगे तो ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। बट यहाँ पे फिर नागरिक घोषणा पत्र हो गया, नागरिक घोषणा पत्र जो सिटीजन चार्टर कहते हैं। फिर वर्क कल्चर या कार्य संस्कृति हो गया, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें क्या वैल्यूज होनी चाहिए जो अच्छी है, उसके पीछे क्या एक्सेप्ट, वही मतलब कार्य संस्कृति के बारे में। सेवा प्रदान की गुणवत्ता भी है, गुणवत्ता में क्या कैसी होनी चाहिए, क्या है स्थिति, ये सब और कैसे इम्प्रूव की जा सकती होगी। लोक निधि का उपयोग कैसे हो रहा है, जो भी सरकारी, पहले लोक निधियाँ कौन कौन सी है उनके बारे में बेसिक, फिर उनके उपयोग से रिलेटेड क्या चैलेंज आ, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ लीजिए। भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ है, तो भ्रष्टाचार कारण क्या है, चुनौतियाँ क्या है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है कि भ्रष्टाचार कम से कम हो, या इसको बहुत न्यू जीरो टॉलरेंस लगे, जीरो हो टू स्टेप। फिर हम लोग वापस चले जाए फास्ट पांचवें में क्या बोला है कि जो वैश्विक विश्व और भारत के देखो दोनों के दार्शनिक है, के दर्शन है, उससे आधारित जो हमें फिलोसॉफी है उसको बताया, कि विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान के बारे में बात करें। तो जो जो जिन्होंने जो जो कॉन्सेप्ट दिया, आप उन कॉन्सेप्ट को याद करो। और मैं अगर सच बताऊं तो सबसे इम्पोर्टेंट यही सेक्शन है, इसलिए मैंने लास्ट में इसको रखा है। आप मैक्सिमम कंसेप्ट जो उन्होंने एग्जैक्ट जो बोला है उसी भाषा में याद रखिए। जैसे मैं अगर उरम करके बोला था, उस कॉन्सेप्ट का मतलब मैं भूल रहा हूँ, तिरुवल्लुवर ने बोला था, तिरुवल्लुवर जी ने। तो वो याद रखो, तिरुवल्लुवर उरम, उरम किस कॉन्सेप्ट से है। जक़ात बोला था, इस्लाम में बोला जाता है, जक़ात का क्या मतलब था वो भी याद रखो, एक काम की चीज़ें। वहीं वंड चको, जप नाम, ये सभी सिख धर्म में है। तो ये चीज़ों का मतलब समझने की, जैसे निष्काम कर्म हो गया श्रीमद् भगवत गीता में। तो सभी जो भी है अपन इस धार्मिक चीज़ों में है। बाकी किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाए तो हम लोग व्यक्तिवाद, या जो हमने तार्किकता की बात करी, तो ये हम लोग देख सकते हैं जो राजा राम मोहन राय जी थे उन्होंने बोला था। या जहाँ दिव्य मानव का कॉन्सेप्ट अरविंदो घोष जी ने दिया था, वहीं दरिद्र नारायण का कॉन्सेप्ट, ये याद रखिएगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इनको कोट कर करके ही आपको ये चीज़ें क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये सही है या गलत है।
किसने दिया था, विवेकानंद जी ने दिया था। ऐसे बहुत सारे और भी लोग होंगे जिन्होंने कुछ अच्छे अच्छे concept, उनको आपको याद रखना। ये जितने मैगजीन रखोगे उनको इसी से काउंटर देना और उसको ही सोल्व करके खत्म करना। महात्मा गांधी के सत्याग्रह वगैरह, एकादश व्रत है, वो सभी याद करके हम लोग याद रखेंगे ताकि हम लोग उनसे आंसर में लिख पाए। फिर आ गया केस स्टडी, इन्हीं से आधारित केस स्टडी होगी। तो केस स्टडी को सोल्व करने का यही है, पहले बेसिक्स थोड़ा सा 5-6 टाइप की होती है स्टार्ट करने का, वो लिख दो। उसमें कुछ स्टेक होल्डर वगैरह उसमें जो भी है उसमें लिख के फिर मैम जो क्वेश्चन आता है उसको डील करते रहो। जो क्वेश्चन पूछा जाए उसमें बस एथिक्स होना चाहिए, और जो प्रोसीडिंग है वो आप एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस सीखना कि प्रोसीडिंग क्या हो। जैसे मान लो आपको ये पता होना चाहिए कि नरेगा में एक वीडियो होता है उसका क्या काम है, या एक डीएम होता है उसका डिजास्टर मैनेजमेंट में डीएम का डीएम में क्या योगदान रहता है, या आपको बेसिक्स आपकी गवर्नेंस पोर्शन या एडमिनिस्ट्रेशन में हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे एथिक्स से जोड़कर आंसर लिखना। ठीक है, ये होगी केस स्टडी से रिलेटेड। तो आपका बेसिक्स कंप्लीट, और उसके लिए आपने मैंने बुक बता दी और नोट्स है किसी भी कोचिंग का, देख लो। अगर आपको यहाँ पे जो मैंने थोरोली ये बताया है इसको, फिर आपको अप्लाइड रिलेटेड है तो मैं एक बार ट्राई करूँगा आगे आने वाले सेक्शन में हम लोग क्लास रखूँगा, और जिसमें जो आपका केस स्टडी है वो कैसे सोल्व की जा सकती है बेस्ट वे में, उनके साथ प्रायोरिटाइज बता दूंगा। दूसरा ये बता दूंगा कि जो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको कैसे सोल्व करना है वो बता दूंगा। ठीक है, तीसरा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, 3 टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, ये भी मैं इसमें पढ़ा के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो मोटा मोटा ये सब सेक्शंस हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि बेसिक चीज़ें कहाँ कैसे तैयार करना है, कितना तैयार करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद करके रखना सब चीज़ों को, और बहुत अच्छे टर्म याद करना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अवधारणा याद करनी है जो आपकी बात को क्या बनाएंगे। जो यूपीएससी या आईएएस या सिविल सर्विस बनने की सबसे इम्पोर्टेंट गुण है वो है वस्तुनिष्ठता। ठीक है, तो वो आपको बनाएंगे, वस्तुनिष्ठ बनाएंगे। तो उस चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे जब इससे ज़्यादा आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मोटा मोटा आपके साथ यही डिस्कशन करना था, आप उस तरह से प्रिपेयर करोगे, ये सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करो। बाकी कुछ सरप्राइज मैं भी प्लान कर रहा हूँ, अगर आई होप अगर टाइम पे हो गया तो ज़रूर। आगे अपने लेवल पे आप यहाँ पे सुधार यार अपने आप में इम्प्रूव करते रहिए। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह से सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।